हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास का फ्लेमिंगो से, और उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ वसंत। इस स्टोरी में दो स्टोरियों का समावेश है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इस लेसन में दो स्टोरी है जिसका समावेश लेखिका ने किया है। तो इसकी लेखिका है अनीस जंग। ये अपने समय की बहुत फेमस राइटर रही हुई हैं और इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो इनकी एक पुस्तक है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उस किताब में से ही ये दो कहानियां ली गई हैं, यानी कि ये लेसन लिया गया है। तो इस लेसन की हम इस वीडियो लेसन में देखेंगे डिटेल्ड समरी, और अगर वर्ड टू वर्ड अगर आपको इसका मीनिंग सहित लेसन पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप एक पुराने वीडियो पर चले जाएंगे जहां पर ये पूरा लेसन वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं इस लेसन की प्रथम यानी कि फर्स्ट स्टोरी के ऊपर। स्टोरी की जो हेडिंग है वो शुरू होती है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। ये बात कहता है एक कचरा बीनने वाला बच्चा लेखिका से, और उस बच्चे का नाम है साहब ए आलम, यानी कि जिसे हम शॉर्ट रूप में साहब कह सकते हैं। तो बच्चा जब सुबह सुबह कचरा बीनने आता है तो लेखिका उससे एक दिन पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो बच्चा कहता है कि मेरे पास करने को और कोई काम है ही नहीं, मैं क्या करूं। तो बच्चे का नाम साहब होता है, और ये लोग 1971 के अंदर ढाका छोड़कर जो बांग्लादेश में है वो भारत के अंदर शिफ्ट हो गए थे। इनके जैसे बहुत सारे लोग कचरा बीनने का काम करते हैं और वर्तमान में सीमापुरी के अंदर रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली से सटा हुआ एक निर्जन स्थान है। निर्जन स्थान इसलिए क्योंकि दिल्ली की विशेषताएं इस स्थान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। केवल यहाँ पर कच्चे घर बने हुए हैं जो एक अवैध कब्जा है। तो साहब भी उन्हीं परिवारों में से एक है जो रोजाना कचरा बीनकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो लेखिका उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहब जो कचरा बीनने वाला है वो कहता है कि हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल खुल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। लेखिका कहती है कि अगर मैं स्कूल खोल दूं तो साहब भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, अगर आप स्कूल खोलेंगे तो मैं ज़रूर आपके स्कूल के अंदर जाऊंगा। लेकिन लेखिका जानती है कि ये एक खोखला वादा है और कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे हजारों वादे करने वाले लोग उनको हर जगह मिल जाते होंगे। लेकिन फिर भी मैंने मजाक में कह दिया। कुछ दिन होते हैं और कुछ दिन बाद जब वो बच्चा वापस लेखिका से मिलता है तो वापस से वो कहता है कि क्या आपका स्कूल खुल गया तो मैं स्कूल आना शुरू कर दूं। तो लेखिका अपने वादे से मुकरते हुए यूं कहें कि अपनी बात को समेटते हुए कहती है कि देखो, स्कूल खुलने में काफ़ी वक्त लगता है और जब स्कूल खुल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन लेखिका अच्छी तरह अपने मन में जानती थी कि ये मेरा वादा पूर्णतया झूठा था। एक दिन लेखिका जो है वो उस जो फौज थी उन बच्चों की जो कचरा बीनने वाले लोग थे, उन फौज से वो पूछती है तुम लोग चप्पल या जूते क्यों नहीं पहनते हो। तो उनमें से एक कहता है कि मेरी माँ चप्पलों को ताक से नीचे उतारती ही नहीं है। एक कहता है जिसने कि बेमेल जूते पहने हुए थे कि मुझे जूतों की आवश्यकता है। एक कहता है कि मेरे पैर इतने मजबूत हैं कि मुझे चप्पलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये जो तर्क थे वो लेखिका को कुछ जमे नहीं। लेखिका कहती है कि हाँ, मैंने भारत देश के अंदर कई जगह ऐसे गाँवों में लोग देखे हैं जो नंगे पैर रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। उनका बहाना या उनका तर्क ये होता है कि ये एक परंपरा है, और लेखिका अच्छी तरह जानती है कि ये कोई परंपरा नहीं है, बल्कि गरीबी से समझौता करने का एक स्थायी तरीका है। तो इन बच्चों से जब लेखिका बहुत ज़्यादा परिचय होता है तो जब ये और ज़्यादा जानने की कोशिश करती है तो ये परिचय उसे सीमापुरी के अंदर ले जाता है। सीमापुरी वही जगह जिसके शुरुआत में हमने बात की थी। तो यहाँ पर ये लोग 1971 में आए थे और इनके पास भारतीय कोई पहचान नहीं है। ये अवैध कब्जे पे यहाँ रहते हैं। इनके जो घर हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डिटेल में लेखिका बताती है कि इनके घरों के ऊपर जो छत है वो पक्की न होकर त्रिपाल से यानी प्लास्टिक की शीट से बनी हुई है। इनके घर सबके सब कच्चे हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में इनके घरों में से पानी होकर निकलता है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति को दर्शाता है। सभी लोग बहुत गरीब हैं और लगभग
हर घर कचरा बीनने का ही काम करता है। अब कचरा जो है बच्चों के लिए अलग मीनिंग रखता है और बड़ों के लिए अलग मीनिंग रखता है। बच्चों के लिए ये कचरा एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ होती है, क्योंकि उनके मन में उत्सुकता होती है कि पता नहीं कब क्या चीज़ मिल जाए। लेकिन बड़ों के लिए ये पूरा का पूरा कचरा एक आय का साधन है या उनके पेट भरने का एक माध्यम है। तो ये कचरा उनके लिए कचरा ना होकर सोने के बराबर है, क्योंकि यही कचरा उनकी इनकम का स्रोत है। कचरा बेचकर ही वो अपना घर चलाते हैं। तो लेखिका सीमापुरी जाकर वहाँ पर पूछती है उन महिलाओं से कि तुमने अपना घर बार क्यों छोड़ दिया। तो महिलाएं बताती है कि घर बार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके खेत काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन वहाँ उनमें उपज नहीं होती थी, इसलिए वो यहाँ पर घुसपैठ करके भारत में आ गए हैं। हालांकि भारत में आने के बाद उनके पास कोई पहचान नहीं है, लेकिन उनके राशन कार्ड जरूर बने हुए हैं और उन राशन कार्ड की बदौलत वो गेहूं और चावल खरीदने में समर्थ हैं। आगे बताती हैं, पहचान से ज़्यादा पेट भरना ज़रूरी होता है, इसलिए हम पेट भरने के खातिर या भोजन के खातिर अपने घर बार छोड़कर भारत में शिफ्ट हो गए हैं। एक दिन लेखिका साहब को पड़ोस के अंदर जो टेनिस क्लब था उसके बाहर खड़ा हुआ देखती है। साहब अंदर जो दो व्यक्ति सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए, सफ़ेद रंग की निक्कर पहने हुए टेनिस खेलते रहते हैं, उनको देखता रहता है। लेखिका साहब के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें खेल पसंद है। तो कहता है कि हाँ, मुझे खेल बहुत पसंद है, लेकिन मुझे खेलना पसंद नहीं है, केवल देखना ही पसंद है, जो मैं बाड़ के बाहर से इसे देखता रहता हूँ। हाँ, कभी कभी जो गेट कीपर है मुझे अंदर चले जाने देता है जब आसपास कोई भी नहीं होता उस टाइम, और मैं अंदर झूला झूल के वापस आ जाता हूँ। साहब भी टेनिस के ही जूते पहने हुए था, लेकिन ये जूते उसकी रंग उड़ी हुई कमीज और निक्कर के साथ मेल नहीं खाते थे। जूतों के बारे में लेखिका को साहब बताता है कि ये जूते किसी ने उसको गिफ्ट किए थे। एक जूते में छेद था। मैं जूतों को देखकर समझ गई अच्छी तरह। इट मीन्स लेखिका समझ जाती है कि ये जूते किसी अमीर लड़के के थे, लेकिन उस अमीर लड़के ने सिर्फ इसलिए इन जूतों का त्याग कर दिया क्योंकि एक जूते में छेद हो गया था। लेकिन ये छेद साहब को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, क्योंकि जिस बच्चे को कभी जूते नसीब नहीं हुए उसको इस तरह के जूते मिल जाना किसी स्वप्न के पूरे हो जाने जैसा था। एक दिन फिर से साहब एक चाय की थड़ी पर दिखाई देता है और वो एक कनस्तर ले जाता हुआ मिलता है लेखिका को। वो दूध लेने जा रहा था। वो एक अब चाय की थड़ी पर काम करने लग गया था। जब लेखिका ने उससे पूछा कि तुम क्या करने लगे हो, तो कहता है कि मैं अब ये काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये और साथ में सभी वक्त का भोजन भी मिल जाता है। लेखिका ने कहा कि क्या वाकई तुम इस काम को पसंद करते हो। तो उसका चेहरा काफ़ी उदास सा हो जाता है। उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि अब वो खुद का मालिक नहीं रहा था। उसके पास जो पहले बोरा था वो खुद का था, लेकिन अब ये जो कनस्तर है, ये जो बाल्टी है, ये उसकी नहीं थी। इस पे हक उसके मालिक का था। निश्चित रूप से वो अब एक पराधीन हो चुका था जिसको वो काम पसंद नहीं आता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और उस सीमापुरी जो बहुत ही बेहद गंदा इलाका था, वहाँ पर लगभग 10,000 लोग एक छोटे से इलाके में रहते थे और बहुत ही गरीबीपूर्ण जीवन जीते थे। अब आगे शुरू होती है दूसरी कहानी। वो भी एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के ऊपर आधारित है। तो दूसरी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है मुकेश। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, यानी कि पूरी कहानी फिरोजाबाद की है और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कि फिरोजाबाद का हर दूसरा घर चूड़ियों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, चूड़ी बनाने के काम से जुड़ा हुआ है। मुकेश भी उन्हीं परिवारों में से एक है और बेहद गरीब है। मुकेश नहीं जानता कि कोई ऐसा कानून भी है जिसकी वजह से वो इस कार्य से छुटकारा भी पा सकता है। अगर वो जान जाए कि ऐसा कोई कानून है तो वो खुद को और उसके जैसे लगभग 20,000 बच्चों को इस कार्य से मुक्ति दिलवा सकता है, जहाँ पर पूरा दिन कड़ी मेहनत करते हैं और गर्म भट्टियों के आसपास बच्चे अंधेरे युक्त कोठरियों में बैठे रहते हैं। धीरे धीरे ये एक टक नज़र का काम करने की वजह से अपनी आंखों की चमक और दृष्टि खो देते हैं। इस प्रकार का जीवन ये बच्चे गुजारते हैं। तो एक दिन ये मुकेश जो है लेखिका को अपने घर पर ले जाने की इच्छा प्रकट करता है और लेखिका उसके घर
जाती भी है। तो लेखिका जब उसके घर जाती है तो बीच के अंदर इसे बहुत ज़्यादा दुर्गंध युक्त गलियाँ मिलती है, जिनमें से होकर वो मुकेश के घर जाती है। जब ये मुकेश के घर पहुंचती है तो रास्ते में देखती है कि जो जितने भी लोग थे उनके घरों की कंडीशन बहुत बेकार थी। जो खिड़कियां थी वो टूटी हुई थी, दरवाजे डगमगाते हुए थे जो कभी भी कहीं भी समय गिर सकते थे। इसके अलावा उनकी जो दीवारें थी बहुत जीर्ण शीर्ण थी और टूटी हुई थी। तो ऐसे ही एक टूटे फूटे घर के सामने मुकेश जाके रुकता है। वहाँ का जो दरवाजा है लोहे का, उसको एक लात मार के धक्के से वो खोलता है। जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक टूटी फूटी अर्ध विकसित झोंपड़ी हमें दिखाई देती है, हमें मतलब लेखिका को दिखाई देती है। वहाँ पर वो देखती है कि जानवर और इंसान कई सालों से एक साथ रहने की कला जानते हैं, साथ साथ रहते हैं। वहाँ देखता है तो एक महिला जो बिल्कुल पतली दुबली सी थी, सब्जी बना रही थी। चूल्हे से धुएं के कारण उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी वो मुस्कुराती है। ये औरत मुकेश की भाभी थी जो शाम का भोजन पका रही थी। मुकेश की जो भाभी है उसके ऊपर पहले से ही कई लोगों की जिम्मेदारियां हैं, जिसमें वो स्वयं, उसका बड़ा भाई और उसके पिता शामिल हैं। जैसे ही मुकेश के पिताजी वहां पर आए तो जो उसकी भाभी थी वो उठकर एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली गई और उसने घूंघट निकाल लिया। ये एक प्रथा होती है बड़ों को सम्मान देने की। मुकेश के जो पिताजी थे वो बिल्कुल एक निर्धन और कंगाल व्यक्ति थे। हमेशा उनको ये दुख था कि वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो कुछ वो कर पाए वो ये है कि छोटा सा घर बना पाए जिस पर भी छत नहीं डलवा पाए। तो अपने बच्चों को केवल हर वो चीज़ सिखा दी जो वो जानते थे, और वो चीज़ थी सिर्फ चूड़ी बनाने की एक कला। वहाँ पर मुकेश की दादी कहती है कि यही हमारा भाग्य है, हमारे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही है। उसकी दादी ने अपने पति को चूड़ियों की पॉलिश के कारण या चूड़ी पॉलिश की वजह से अंधा होते हुए देखा था, इसलिए वो रुआंसी होकर बोलती है कि हम चूड़ी बनाने की जाति में पैदा होकर बहुत बड़ा जैसे गुनाह कर दिया हो। हमारे भाग्य में सिर्फ यही है कि सिर्फ हम चूड़ियाँ ही बना सकते हैं। दादी आगे बताती है कि फिरोजाबाद की हर गली में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ बनाई जाती है। प्रत्येक रंग की, प्रत्येक इंद्रधनुष के जितने रंग होते हैं उतने रंगों की चूड़ियाँ बनाई जाती है। इन चूड़ियों के ढेर आपको हर कहीं पर मिल जाएंगे, लेकिन ये चूड़ियाँ अनकम्प्लीट होती है, यानी इनको जोड़ना भी बाकी है। तो इनके जो ढेर बनाते हैं, बंडल नुमा ढेर बनाकर इनको हाथ गाड़ी पे रखकर जो युवा लोग हैं वो धकेल कर उन झोंपड़ियों में लेकर जाते हैं, जिन झोंपड़ियों के अंदर छोटे दीपक की लोग के पास में छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठे होते हैं और उन एक एक चूड़ी को गर्म करके आपस में जोड़कर उस चूड़ी को संपूर्ण करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं और ये जो लोग हैं, इनकी आंखों का जो सामंजस्य है उजाले से ज्यादा इस अंधेरे के साथ हो गया है, और इसी वजह से ये बहुत कम उम्र के अंदर ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। आगे के दृश्य में एक सविता नाम की लड़की होती है जो अनमेरिड है अभी। वो एक बुजुर्ग महिला के पास आकर बैठती है और चूड़ी जोड़ने का काम करना शुरू कर देती है। चूड़ी जोड़ने के जो काम है उसको बोलते हैं टाँका लगाना, तो टाँका लगाने का काम करती है, लेकिन इस काम को इतने फास्ट करती है जैसे उसके हाथ न होकर किसी मशीन के चिमटे हों जो फटाफट 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 वो काम कर रहे होते हैं। लेखिका उसको देखकर बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि क्या ये सविता जानती भी है कि वो कितना पवित्र कार्य कर रही है। ये चूड़ियाँ भारतीय परंपरा के अनुसार अपने सुहाग का प्रतीक होती है, और एक दिन वो खुद भी दुल्हन बनेगी। उसका जो सिर है वो लाल घूंघटे में होगा और ये चूड़ियाँ उसके हाथों में सरका दी जाएगी, और फिर से एक दिन वो भी इसी बुजुर्ग महिला की तरह बैठी हुई होगी, क्योंकि ये बुजुर्ग महिला भी किसी न किसी दिन तो दुल्हन बनी ही होगी। अंत में उसकी जो दादी है मुकेश की, वो कहती है कि हमने कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया, और उसके दादा कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर पाया हूँ वो सिर्फ इतना ही है कि मैंने ये छोटा सा घर टूटा फूटा बना लिया, एक कच्ची छत अपने सिर के ऊपर डाल ली। तो लेखिका सोचती है कि क्या उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो कई लोग ऐसा करने के लिए मात्र सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कि कम से कम उनके लिए एक अपनी खुद की छत हो। लेखिका फिरोजाबाद में एक युवकों के ग्रुप से बात करती है जो कि बिचौलियों के कुचक्र में फंसे हुए थे। लेखिका कहती है कि तुम सब इकट्ठे होकर अपने अधिकारों के प्रति
चेतना क्यों नहीं लाते या अपने अधिकारों के लिए लड़ते क्यों नहीं हैं। तो वे लोग बोलते हैं कि अगर हम ऐसा कर भी लें, यानी संगठित हो भी जाएं, तो पुलिस हमें घसीट कर ले जाएगी, लोग हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगा देंगे और हमें झूठे मुकदमे चलाकर जेलों में डाल दिया जाएगा। इस तरह बहुत सारी बातें वो बताए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो लेखिका सोचती है कि अगर ये संगठित हो जाएं तो कुछ हो सकता है, लेकिन इनके अंदर अब की मन की ताकत अब खत्म हो चुकी है और इनके बीच में कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं होने की वजह से ही ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो लेखिका अब कंक्लूजन पर आती है और कहती है कि इन दोनों कहानियों के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचती हूँ कि मैंने यहाँ पर दो दुनिया देखी है। एक वो दुनिया जिसके अंदर लोग गरीब हैं और गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और अपने जाति के कलंक के नीचे दबे हुए हैं, और दूसरी दुनिया वो जिसमें पुलिस, राजनेता, सेठ, साहूकार सारे आते हैं जो इनको अपने कुचक्र के अंदर फंसा रखा है और इनका दमन करना चाहते हैं। और ये लोग जो हैं गरीबी की वजह से इतने ज़्यादा कुचले हुए हैं कि जब तक इनको एहसास होता है अपने अधिकारों का, उससे पहले ही ये उन कामों के प्रति स्वाभाविक रूप से अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन मुकेश के अंदर लेखिका वो चमक देखती है कि वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ भी सकता है और ये कुचक्र तोड़ भी सकता है। वो चूड़ी बनाने का काम छोड़ना चाहता है। तो वो कहता है, अपनी आंखों में चमक लेकर कहता है कि मैं एक मोटर मिस्त्री बनना चाहता हूँ। तो लेखिका पूछती है, लेकिन तुम काम कहाँ सीखोगे? तो कहता है कि मैं गैराज में जाकर काम सीखूंगा, और गैराज मेरे यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन मैं पैदल चलकर जाऊंगा। उसकी इस दृढ़ निश्चितता देखकर लेखिका बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक सवाल पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? तो मुकेश कहता है कि नहीं, वह वायुयान उड़ाने का सपना बिल्कुल भी नहीं देखता, वो सिर्फ गाड़ियों के सपने देखकर ही बहुत खुश है। तो लेखिका सोचती है कि शायद फिरोजाबाद के आकाश में से वायुयान उड़ते ही नहीं, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। और इसी के साथ ये पूरा लेसन ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है इसके जब आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके सारे आंसर इस स्टोरी को सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।